अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं इमरान वसीम। नाज़रीन, इस प्रोग्राम में आपको ये बताएंगे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को क्या बड़ा झटका लगा है और कप्तान के खिलाड़ी या खान के खिलाड़ी किस नई मुश्किल में हैं। इसके अलावा भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से जुड़ी चंद अहम खबरें हैं, उनकी तफसीलात भी वीडियो लॉग में आपके साथ हम शेयर करेंगे। हुकूमत ने क्या ऐलान किया है और उस ऐलान में अवाम के लिए खुशखबरी क्या है, इस खबर पर भी हम बात करेंगे। कुछ और भी अहम डेवलपमेंट्स हुई हैं, उनकी तफसीलात भी आपकी खिदमत में पेश करेंगे। लेकिन व्लॉग का आगाज़ करने से पहले आप नाजरीन से चैनल सब्सक्रिप्शन की दरख्वास्त है कि जिन दोस्तों की तरफ से अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया गया, उनसे दरख्वास्त के चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। नाज़रीन, सबसे पहले बात कर लेते हैं एजुकेशन की। जो मेरी एजुकेशन हुई है, और मैं मुझसे ज़्यादा आप बेहतर जानते हैं, लेकिन जिन दोस्तों को नहीं पता, मैंने पिछले वीडियो लॉग में प्रॉमिस किया था कि मैं ख़ुद एजुकेट होने के बाद आपको भी एजुकेट करूंगा। नाज़रीन, जो ATC अदालतों से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं को कन्विक्ट किया गया है और इस सज़ा के ख़िलाफ़, इस फैसले के ख़िलाफ़ जो अपील तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं ने लाहौर हाई कोर्ट में दायर करनी है, जो हमें कुछ दोस्तों से पता चल रहा था कि ये लिमिटेशन वाला इशू लाहौर हाई कोर्ट में इसलिए नहीं आएगा क्योंकि समर वेकेशन चल रही हैं। तो ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि चूंकि लाहौर हाई कोर्ट में, बाकी हाई कोर्ट्स में और सुप्रीम कोर्ट में समर वेकेशन चल रही हैं, तो वो जो एक लिमिटेशन है, जो एक कानूनी मयाद है कि इतने दिनों के अंदर ATC अदालत का जो फैसला है, तहरीक इंसाफ के रहनुमा उन्हें हाई कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं, वो लिमिटेशन का आगाज़ नहीं हुआ है। जब लाहौर हाई कोर्ट की या किसी भी हाई कोर्ट की जो समर वेकेशंस हैं उसका इख्तिताम हो जाएगा, उसके बाद लिमिटेशन पीरियड जो है वो शुरू होगा, जो कि 15 दिन बताया जा रहा है कि 15 दिन के अंदर ये अपील आपने फाइल करनी है। तो अभी वो लिमिटेशन पीरियड का आगाज़ नहीं हुआ। अगर तहरीक इंसाफ के रहनुमा इस फैसले के खिलाफ लाहौर हाई कोर्ट से रजू नहीं कर रहे हैं और सरेंडर नहीं कर रहे हैं, उसकी वजह ये आड़ ली जा रही है समर वेकेशंस की, इसलिए सरेंडर नहीं कर रहे, गिरफ्तारी नहीं दे रहे और अपीलें भी उस शर्त-ओ-मत के साथ हाई कोर्ट में दायर नहीं की जा रही कि समर वेकेशंस के बाद चूंकि लिमिटेशन का आगाज़ होगा तो हमारे पास अभी रिलैक्सेशन का टाइम मौजूद है। फ़िलहाल जो है वो मंजर आम से गायब हो जाओ। जैसे ही समर वेकेशन का इख्तिताम होगा तो फिर इन PTI के रहनुमाओं की तरफ से जो कन्विक्ट होने के बाद, सज़ा याफ्ता होने के बाद मंजर आम से गायब हैं या पेशावर खैबर पख्तूनख्वा जा चुके हैं, ये समर वेकेशन के बाद ही अब हाई कोर्ट से 10-10 साल के फैसलों के खिलाफ जो है वो रजू करेंगे। इसी तरीके से नाज़रीन, यास्मीन राशिद साहबा, उनको भी एक झटका लगा है। जो ATC अदालत लाहौर ने उनको 2 केसेस में कन्विक्ट किया है, इस सज़ा के फैसले से पहले यास्मीन राशिद साहबा ने ज़मानत की दरख्वास्तें दायर की थी ATC अदालत अपने लाहौर में ही। आज जो जज साहब हैं मंजर अली गुल साहब, उन्होंने इन दरख्वास्त ज़मानतों को गैर मौसर करार दे के खारिज कर दिया है। जज साहब की तरफ से कहा गया कि चूँकि मुलजमा की 2 केसेस में सज़ाएँ हो चुकी हैं, 10 साल को उनको कन्विक्ट किया जा चुका है, तो लिहाजा अब ज़मानत की दरख्वास्तें गैर मौसर हैं, इन पे समाअत करने का कोई फ़ायदा नहीं। अब आते नाज़रीन अगली खबर पे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर से झटका लगा है। नाज़रीन, आज पार्लियामेंट हाउस में, और ये झटके वाली एक खबर नहीं, एक और भी आगे चल के खबर आपके साथ शेयर करूँगा। आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पार्लिमानी पार्टी का कौमी असम्बली के इजलास से पहले पार्लियामेंट की बिल्डिंग में इजलास हुआ। इस बिल्डिंग में, इस इजलास में जो इकबाल अफरीदी साहब थे, उनकी तहरीक इंसाफ के MNA, यानी दोनों MNA हैं, इकबाल अफरीदी साहब और साजिद मोमिन साहब, इनकी आपस में तकरार हुई है। इकबाल अफरीदी साहब ने कबायली ऑपरेशन का भी जिक्र किया, बाजोड़ के ऑपरेशन का जिक्र किया, और बाजोड़ के ऑपरेशन का जिक्र करने पे इकबाल अफरीदी की आमिर डोगर के साथ भी जो है वो तलख कलामी हुई है। और ज़रा ये बताते हैं कि इन अरकान को, जो इनमें लड़ाई हुई है, धक्कमपील हुई है, अरकान ने जो है इनमें बीच में जाकर कराया और एक दूसरे से इनको जो है वो दूर कर दिया। लेकिन इस इजलास में नाज़रीन तहरीक इंसाफ के कई अरकान ने ये राय दी कि हमें कौमी असम्बली के इजलास का बायकॉट नहीं करना चाहिए। कुछ अरकान तो ऐसे थे जो पार्लिमानी पार्टी के इजलास का बायकॉट करके उस इजलास को छोड़ के चले गए, लेकिन कुछ सख्त सवालात और तल्ख सवालात भी उठाए गए। एक तो कहा गया पार्टी के MNA हजरात की तरफ से कि जब हुकूमत बार बार आपको मुज़ाकरात की ऑफ़र कर रही है कि आएँ टेबल पे बैठें
हुकूमत के साथ बात नहीं करनी, अपोजिशन के चैम्बर में आ जाएं, तो उन MNAs ने जो कि पार्लिमानी पार्टी के इजलास में सवालात उठा रहे थे, उनकी तरफ से ये कहा गया कि आखिर मसला क्या है। जब हुकूमत आपके साथ टेबल पे बैठ के बातचीत करके मसले को हल करने के लिए तैयार हैं, तो आप उनके साथ बैठते क्यों नहीं? इसकी वजह क्या है, क्यों आप हुकूमत के साथ बैठना नहीं चाहते? और ये सवाल भी उठाया गया कि जो 5 अगस्त का एहतजाज था, उस 5 अगस्त के एहतजाज में प्लानिंग ये थी, मंसूबा ये था कि अपने अपने हलकों में एहतजाज करेंगे। ये फैसला किसका था कि अडयाला जेल जाना है? इस किस्म के फैसले करके कि पहले ज़िले की सतह पे एहतजाज करें, फिर अडयाला जेल पहुँचें, हम MNA हजरात को क्यों कन्फ्यूज़ किया जाता है? और पार्लिमानी कमेटी के इस इजलास में पार्टी के लोगों ने, MNA हजरात ने अपने लोगों में से कुछ लोगों को कंप्रोमाइज़ भी कहा कि वो समझौता कर चुके हैं, वो कंप्रोमाइज़ कर चुके हैं। तो ये नाज़रीन, तहरीक इंसाफ के लिए आज पार्लिमानी पार्टी का जो इजलास था वो बड़ा सख्त था। लेकिन इसके साथ साथ नाज़रीन, ये जो मुज़ाकरात की बात पार्लिमानी कमेटी के इजलास में कुछ MNA हजरात ने की, ये नाज़रीन बातचीत चल भी रही है। जिन्होंने कहा ना कि हुकूमत बार बार ऑफ़र कर रही है, तो आप उनके साथ रब्ता करके मुज़ाकरात की टेबल पे बैठते कि उन्हें आखिर मसला क्या है। तो ख़बर ये है कि रब्ता है तहरीक इंसाफ का हुकूमत के साथ। मैंने 4 दिन पहले भी एक वीडियो लॉग में बात की थी, और ये मुज़ाकरात करने के लिए हुकूमत के साथ खुद रब्ते में गए हैं। हुकूमत तो कह देती ना कि हमारे साथ मुज़ाकरात करें, उस कहने के ऊपर इन्होंने हुकूमत के साथ रब्ता किया है। अब हुकूमत के साथ किससे रब्ता किया? तो इनके लिए सबसे फेवरेट और सबसे आसान, जिस पे कोई उंगली भी ना उठाए, स्पीकर चैम्बर से इन्होंने रब्ता किया, और बड़ा क्लोजली जो है, बड़ा करीबी रब्ता है। और हुकूमत की तरफ से भी पैगाम दिया गया है कि हम मुज़ाकरात करने के लिए तैयार हैं, लेकिन जो क़यादत हुकूमत के साथ रब्ते में है मुज़ाकरात के लिए, वो कुछ खदशात और कुछ ख़तरात का शिकार है, तहफ़्फ़ुज़ात का शिकार है। इस बात पर रिजर्वेशन नहीं है तहरीक इंसाफ की क़यादत के कि हुकूमत के पास अख्तियार नहीं। वो पहले दिन से मुज़ाकरात की हामी थे, और उनकी तरफ से शाह महमूद कुरैशी साहब का एक लेटर भी इमरान खान साहब तक पहुंचाया गया था, जिसमें कहा गया था कि पार्टी के वाइस चेयरमैन भी हुकूमत के साथ मुज़ाकरात पे एग्री हैं। लेकिन जो लोग मुज़ाकरात यानी मुफाहमत के हामी हैं कि जो रास्ता निकलना है, मुश्किल आसान होनी है, चाहे पार्टी की, चाहे पार्टी के बानी इमरान खान की, वो मुज़ाकरात की टेबल पे बैठ के ही मुश्किल आसान होनी है और बेहतरी का रास्ता निकलना है। लेकिन ख़दशा उन्हें इस बात का है, ज़राए से तो ख़बर है अंसार अब्बासी साहब की, कि इन मुज़ाकरात के प्रोसेस के हवाले से बैरिस्टर गौर साहब को ज़िम्मेदारी सौंपी गई है राय अम्मा को हमवार करने के लिए। लेकिन जो मुज़ाकरात के हामी लोग हैं ना, उनको ख़तरा या ख़दशा ये है कि उनकी तो मुलाकात नहीं होती, वो सियासी लोग हैं, और ख़ान साहब के साथ मुलाकात होती है उनकी बहनों की, वकला की। तो उस क़यादत को जो मुफाहमत और मुज़ाकरात की हामी है, वो ये समझते हैं कि इमरान खान साहब को जिन लोगों का डायरेक्टली इनडायरेक्टली रब्ता है, वो मुज़ाकरात के ऊपर कभी एग्री होने नहीं देंगे। अगर खान साहब एग्री हो भी जाएं, वैसे तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये कोशिश कर रही है कि सियासी लोगों की खान साहब के साथ मुलाकात करके उनको मुज़ाकरात के मामले पे कन्विंस किया जाए कि खान साहब इस तरफ आएँ, साल के बाद, 6 माह के बाद, 1.5 साल के बाद, 2 साल के बाद हमें इसी रास्ते पे जाना है, तो हमें अभी ये रास्ता क्यों ना अख्तियार करें। लेकिन उसे ख़तरा ये है कि जो गैर मुंतखब लोग हैं, यानी खान साहब की बहनें जाती हैं और बुशरा बीबी साहबा की कोई अजीज़ा चली जाती हैं, वकला चले जाते हैं, तो वो जो खान साहब को कन्विंस करने वाली बात है, वो कन्विंस करने के बजाय खान साहब को इस हद तक जो है वो मुतनफ़र कर सकते हैं, या खान साहब को वो इस बात पे राज़ी कर सकते हैं कि असम्बलियों से रिज़ाइन दे दें। क्योंकि तहरीक इंसाफ में एक सोच ऐसी भी है, और जो धड़ा अलीमा खान का धड़ा कहलाता है, उसकी सोच ये है कि इन असम्बलियों का बाइकआउट करके इज्तिमाई इस्तीफ़े दिए जाएँ, जैसे 2023 में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने किया था कि KP असम्बली तहलील कर दी, पंजाब असम्बली तहलील कर दी, और कौमी असम्बली से तो पहले इस्तीफ़े दे के बाहर आ गए थे। तो अब तहरीक इंसाफ की जो सेन क़यादत है, वो कोशिश कर रही है कि मुज़ाकरात के ट्रैक पे खान साहब को भी लाया जाए, और मुज़ाकरात के ट्रैक पे आके कोई बेहतरी का रास्ता, कोई पॉलिटिकल स्पेस बनाया जाए। तो देखते हैं कितने कामयाब होते हैं। लेकिन एक और भी इख्तलाफ पार्टी में पाया जाता है। जो खान साहब ने फैसला किया ना
کہ ہم ضمنی انتخابات میں حصہ نہیں لیں گے، جو لوگ سزا یافتہ ہوئے ہیں وہاں پہ ہم اپنا امیدوار کھڑا نہیں کریں گے، تو جو لوگ مطلب جن کو سزا ہوئی ہے، جن کے حلقے خالی ہو گئے ان کے نااہل ہونے کے بعد، ان لوگوں کی بھی ریزرویشنز ہیں۔ ان کا یہ کہنا ہے، جیسے ملک احمد خان بچر صاحب ہیں، ان کا میاں والی کا حلقہ ہے، رائے حسن نواز کا اپنا حلقہ ہے، احمد چٹھا کا اپنا حلقہ ہے، اور عمر ایوب صاحب کا اپنا حلقہ ہے، اور باقی جو بھی ڈسکوالیفائی ہوئے ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ ہمارے حلقے ہیں، ہم اگر ڈسکوالیفائی ہوئے ہیں لیکن ہمارے بعد ہمارے فیملی کے لوگ تو ہیں، ہمیں اپنے مخالف جو حلقے کے امیدوار ہیں دیگر سیاسی جماعتوں کے، کیا ان کے لیے اپنا حلقہ یا میدان خالی کر دینا چاہیے؟ کیوں اپنے مخالف امیدواروں کو اپنے حلقوں میں ہم کیوں موقع دیں؟ ٹھیک ہے ہم ڈسکوالیفائی ہوئے ہیں، لیکن ہماری جگہ پہ ہمارا بیٹا، ہمارا بھائی، ہماری بیٹی، ہماری بہن، ہماری اہلیہ، ہمارے والد، ہماری والدہ، کوئی بھی الیکشن لڑ سکتا ہے۔ تو یہ نہیں ہونا چاہیے، خان صاحب کا فیصلہ بھی ریورس ہونا چاہیے۔ اس پر بھی تحریک انصاف میں بڑے شدید ریزرویشن پائے جاتے ہیں، تو اس پہ بھی عمران خان صاحب کو کنونس کرنا ہے مذاکرات کے ساتھ ساتھ کہ ضمنی انتخابات میں پارٹی کے امیدوار کھڑے کریں، میدان کو خالی نہ کیا جائے۔ تو دیکھتے ہیں تحریک انصاف کی قیادت کی کب ملاقات ہوتی ہے سیاسی لوگوں کی بانی تحریک انصاف عمران خان کے ساتھ۔ کل جمعرات کا دن ہے، 14 اگست کا دن ہے۔ ویسے تو آج یوم آزادی کی، مارکہ حق کی، آپریشن بنیان المرصوص کی کامیابی کی تقریبات کا آغاز ہو چکا ہے۔ آج سپورٹس کمپلیکس میں ایک بڑا ایونٹ ہو رہا ہے، کل پریڈ گراؤنڈ میں بڑا ایونٹ ہوگا، لیکن تحریک انصاف نے اڈیالہ جیل کے انتظامیہ کو ملاقات کی لسٹ دے دی ہے کہ کل چھٹی کے دن، یوم آزادی کے دن، یہ فلاں فلاں لوگ ہیں جو بانی تحریک انصاف عمران خان کے ساتھ ملاقات کریں گے۔ میں دیکھ لیتا ہوں، اگر مجھے لسٹ ابھی فوری طور پہ مل جاتی ہے تو میں آپ کو بتا بھی دیتا ہوں کہ وہ لسٹ میں کن لوگوں کے نام شامل کیے گئے ہیں۔ لسٹ میں ناظرین نام شامل ہے ہمایوں خان کا، مرتضی حسین توری کا، شفیع اللہ خان کا، فیصل خان ترکئی کا، زبین خان کا، شاکر امان کا، یعنی فیملی کا کوئی نام شامل نہیں۔ بہنیں ویسے بھی آ جاتی ہیں بغیر نام کے ملاقات کرنے کے لیے، لیکن ملاقات ہوتی نہیں ہے، اور اس کی وجہ آپ جانتے ہیں کیونکہ کئی ویڈیو لاگ میں اس کی وجوہات آپ کو بتا چکے ہیں۔ اب ناظرین آتے ہیں اعظم سواتی صاحب، ان کی بیرون ملک روانگی سے متعلق حکومت نے پشاور ہائی کورٹ کو آگاہ کیا تھا کہ ان کا نام اب کسی سفری پابندی میں نہیں ہے اور وہ بلا کسی ہیزیٹیشن کے بیرون ملک کا سفر کر سکتے ہیں، لیکن ایک مرتبہ پھر اعظم سواتی صاحب کو بیرون ملک سفر سے روک دیا گیا اور پشاور ہائی کورٹ اپنا پشاور ایئرپورٹ سے وہ باہر جانے کا، بیرون ملک جانے کا سفر جو ہے وہ نہیں کر سکے ہیں۔ اگلی خبر ناظرین یہ ہے جس پر آج پاکستان تحریک انصاف نے بھرپور احتجاج کیا ہے، اور اس لیجسلیشن کو، اس ترمیم کو پاکستان تحریک انصاف اپنے لیے ایک بڑا دھچکا قرار دے رہی ہے۔ یہ ناظرین لیجسلیشن کی گئی ہے ATC قانون میں، اور اس قانون کے مطابق جو سیکیورٹی فورسز ہیں وہ کسی شخص کو اپنی حفاظتی ضمانت میں لے سکتے ہیں۔ 125 ووٹ اس ترمیم کے حق میں پڑے ہیں، 45 ووٹ اس ترمیم کے خلاف آئے ہیں، اور نہ صرف جو سیکیورٹی فورسز ہیں حفاظتی حراست میں کسی شخص کو لے سکتے ہیں جس کے خلاف ٹھوس شواہد موجود ہوں گے، اور حکومتی جو منسٹر ہیں وزیر مملکت طلال چودھری صاحب نے موجودہ امن و امان کی صورتحال میں اس ترمیم کو ناگزیر قرار دیا تھا، لیکن اس میں ایک شک یہ بھی لکھی گئی ہے کہ 3 ماہ تک جو ہے جو حفاظتی حراست کی مدت ہے اسے پولیس کے مجاز آفیسر کی جانب سے 3 ماہ تک جو ہے مزید اس میں اضافہ بھی کیا جا سکتا ہے۔ اور حکومت نے خوشخبری یہ سنائی ہے کہ جو شرح سود ہے، جلد شرح سود میں مزید کمی کی جائے گی۔ نہ صرف شرح سود میں تخفیف ہوگی بلکہ اس کے ساتھ ساتھ جو بجلی کی قیمتیں ہیں، بجلی کی قیمتوں میں بھی وزیر خزانہ اورنگزیب صاحب نے کمی کی خوشخبری سنا دی ہے۔ لیکن بجلی کی قیمتوں میں خوشخبری کے ساتھ ساتھ، کمی کی خوشخبری کے ساتھ ساتھ ایک اور خبر بھی ہے کہ فیصل آباد کا ایک گاؤں، پورا کا پورا گاؤں بجلی چوری کرتا تھا، کنڈے لگاتا تھا، تو فیصل آباد کی جو بجلی سپلائی کی جو کمپنی ہے اس کی طرف سے اس گاؤں کی مکمل بجلی منقطع کر دی گئی ہے، اور گاؤں والوں کو کہا گیا ہے کہ 1 کروڑ کے واجبات بجلی کے بلوں کی مد میں ادا کریں گے تو تب ان کی بجلی بحال کی جائے گی۔ یہ میرے خیال سے سب جگہ پہ ہونا چاہیے، ان سب جگہوں پہ ہونا چاہیے جہاں پہ بجلی چوری ہوتی ہے، اور بجلی چوری کا خمیازہ باقی پاکستانیوں کے اوپر اس کا برڈن، اس کا بوجھ نہیں ڈالا جانا چاہیے۔ اجازت چاہتے ہیں ناظرین، اللہ حافظ۔